ये हमारी थर्ड वीडियो है जिसमें हम रेडॉक्स रिएक्शन की हमारी जो सेकंड मैकेनिज्म है डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर या फिर आउटर स्पेयर मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे। अगर ये क्वेश्चन आता है तो कौन कौन सी चीज़ें आपको लिख करके आनी है, इस वीडियो में इन सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आपने इनर स्पेयर मैकेनिज्म और रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में नहीं पढ़ा या फिर नहीं देखी अगर आपने वो वीडियो, तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे आउटर स्पेयर मैकेनिज्म की आउटर स्पेयर मैकेनिज्म क्या होती हैं। देखो, इनर स्पेयर में हमने देखा था कि हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स हैं, इनमें से एक लेबाइल जरूर होगा। दूसरी चीज, एक कॉम्प्लेक्स के पास लगभग मिनिमम एक हमारे पास ब्रिजिंग लिगेंड जरूर होगा ताकि वो ब्रिज बना सके, ब्रिज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना सके। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स होंगे। इन दो कॉम्प्लेक्स में से दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्स इनर्ट होंगे, यानी कि लेबाइल कोई सा ही नहीं होगा, दोनों के दोनों इनर्ट होंगे। और दूसरी चीज यहां पर क्या होगा, यहां पर दो जो कॉम्प्लेक्स जो हैं इनके बीच में कोई भी ब्रिजिंग लिगेंड नहीं होगा, ब्रिज नहीं बनने वाला है, केवल कॉम्प्लेक्स होंगे, वो इनर्ट नेचर के होंगे, इनमें कोई भी ब्रिजिंग लिगेंड नहीं होता है। अगर होता भी है तो ब्रिज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स नहीं बनता है जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो सके। तो ऐसी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ना ही ऐसी कोई चीज बनती है। ये सिंपली इसी तरीके से काम करता है। दो हमारे पास मॉलिक्यूल होते हैं, इन दोनों की जो सरफेस है वो एक दूसरे के पास आती है और टच करती है एक दूसरे को, और उसी के थ्रू जहां पर टच हो रही है ना, उसी के थ्रू इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है। जहां पर जो सरफेस टच कर रही है ना, वो ही हमारे इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर करने में हेल्प करती है। ठीक है, तो क्या होता है ये, व्हेन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर अकर बिटवीन कॉम्प्लेक्सेस डू नॉट अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि इस रिएक्शन में, इस मैकेनिज्म में क्या होता है, हमारे पास इलेक्ट्रॉनों का ट्रांजिशन होता है दो कॉम्प्लेक्स के बीच में। ठीक है, एंड डू नॉट अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसमें कोई भी सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है। वहां पर हमने देखा था कि जो हमारी इनर स्पेयर मैकेनिज्म थी उनमें हमें सब्स्टिट्यूशन देखने को मिल रहा था। किस तरीके से हो रहा था, जो हमारा जो सक्सेसर कॉम्प्लेक्स था ना, उस सक्सेसर कॉम्प्लेक्स में जो लेबाइल कॉम्प्लेक्स था, उस लेबाइल कॉम्प्लेक्स उसका और जो हमारा ब्रिज लिगेंड है उसके बीच का बॉन्ड टूट रहा था, यानी कि जो ब्रिज लिगेंड है उसे इनर्ट कॉम्प्लेक्स लेकर के जा रहा था, यानी कि यहाँ पर हमें सब्स्टिट्यूशन देखने को मिल रहा था। वहां पर, यहां पर नहीं, वहां पर, लेकिन यहां पर कोई भी सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। यहां पर केवल और केवल दो हमारे पास कॉम्प्लेक्स होंगे, इन दोनों कॉम्प्लेक्स की सरफेस एक दूसरे को टच करेगी। अब जहां पर टच कर रही है उसी के थ्रू इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होगा। ये यहां से हम अच्छे से समझेंगे किस तरीके से होता है। फॉर आउटर स्पेयर मैकेनिज्म बोथ कॉम्प्लेक्सेस शुड बी इनर्ट, यानी कि दोनों कॉम्प्लेक्सेस हमारे पास इनर्ट नेचर के होने चाहिए। इफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टेक्स प्लेस फ्रॉम T2G टू T2G ऑर्बिटल, यानी कि एक हमारा ऑक्सीडेंट होता है, एक हमारा रिडक्टेंट होता है। इनमें क्या होता है, रिडक्टेंट टू ऑक्सीडेंट इलेक्ट्रॉन जाते हैं। अगर रिडक्टेंट का T2G में इलेक्ट्रॉन है और हमारे इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेंट के हमारे T2G में ही इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, उस कंडीशन में हमारी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो फास्ट होगी एज कंपेयर टू अदर जो ट्रांजिशन होंगे उसके कंपैरिजन में। ठीक है, रिजल्टिंग इन इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। इसका एग्जाम्पल देखो, ये है Fe है, फेरस साइनाइड के साथ 6 साइनाइड के साथ ये कॉम्प्लेक्स बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो दो हमारे पास फेरस है, दोनों फेरस अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। यहां पर देखें तो यहां पर ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और यहां पर ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, क्योंकि देखो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये -6 कैंसिल आउट करके +3 बचाओ, सॉरी -3 बचेगा, ये यहां पर है। यहां पर +2 है, साइनाइड एक माइनस होता है, 6 साइनाइड हैं। अब 6 साइनाइड माइनस के 6 हैं और हमारे पास 2 केवल प्लस के हैं, तो टोटल कितना बचेगा, 4 माइनस। ठीक है, रिएक्शन हुई, ये बना दिया। अब देखो जिसको हमने लेबल किया था, ये कॉम्प्लेक्स है, इसका फेरस को हमने लेबलिंग की थी इस पर। तो ये को लेबलिंग क्या होती है, लेबलिंग का मतलब होता है कि कोई भी हमारे कॉम्प्लेक्स है उसको हम इस तरीके से उसका जो आइसोटोप है उसका यूज करके उसे लेबल कर देते हैं, ताकि हम पता कर सकें कि हमारा जो एटम है वो पर्टिकुलर एटम किस तरीके से कहां पर जा रहा है। तो यहां पर ये इसकी लेबलिंग कर देते हैं ताकि हम पता कर सके कि ये जो फेरस है ये ही फेरस है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर +3 थी, यहां पर +2 हो चुकी है। यानी कि इस कॉम्प्लेक्स में फेरस जो है ये इसका रिडक्शन हो रहा है, तो ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, या फिर हाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर ऑक्सीडाइजर कहते हैं इसे। और यहाँ पर ये जो +2 का फेरस था, ये +2 का फेरस का ऑक्सीडेशन होगा, जिससे +2 से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में
चला जाएगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन स्टेट का इंक्रीज करना। तो यहाँ पर इस तरीके से रिएक्शन होती है। इन दिस रिएक्शन वन रिएक्टेंट आर रिड्यूस एंड अनदर रिएक्टेंट आर ऑक्सीडाइज बाई इन्वॉल्विंग 3 स्टेप। इसमें क्या होता है, एक जो हमारा रिएक्टेंट है वो ऑक्सीडाइज होता है और दूसरा रिएक्टेंट हमारा रिड्यूस होता है। ठीक है, फर्स्ट है, इसमें 3 हमारे पास इसकी मैकेनिज्म में स्टेप होती हैं। फर्स्ट हमारी स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ प्रिकर्सर कॉम्प्लेक्स। इसमें सबसे पहले क्या होता है, प्रिकर्सर कॉम्प्लेक्स बनता है। वहां पर हमने देखो इनर स्पेयर मैकेनिज्म में भी देखा था, पहले प्रिकर्सर कॉम्प्लेक्स बनता है, उसके बाद सक्सेसर कॉम्प्लेक्स बनता है और सक्सेसर के बाद हमारा लास्ट में एंडिंग में प्रोडक्ट बनता है। अब प्रिकर्सर कॉम्प्लेक्स क्या होता है, वहां पर इनर स्पेयर में हमने देखा था, हमने 2 कॉम्प्लेक्स लिए, उनका जब वो रिएक्ट करते हैं तो एक ब्रिज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं प्रिकर्सर कॉम्प्लेक्स। अब वो प्रिकर्सर कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होगा और फाइनली इसके बाद हमें सक्सेसर कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा जो कि आफ्टर द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की कंडीशन है। ठीक है, अब सक्सेसर कॉम्प्लेक्स है वो लास्ट में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। उसी तरीके से इसमें होगा, सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ प्रिकर्सर कॉम्प्लेक्स। इसमें दोनों जो कॉम्प्लेक्स हैं ये एक दूसरे के पास आएंगे, इनकी लेयर जो है ये एक दूसरे को टच करेगी। देखो ये जो साइन है ये मैंने ये शो कराने के लिए लगा रखा है कि ये दोनों कॉम्प्लेक्स है, इनकी लेयर एक दूसरे को टच कर रही है। ठीक है, अब टच कर रही है, इसके बाद इसको बोलेंगे हम प्रिकर्सर कॉम्प्लेक्स, जहां पर केवल टच कर रही है, अभी टच कर रही है। ठीक है, अब अगली स्टेप में प्रिकर्सर कॉम्प्लेक्स, फॉर्मेशन ऑफ सक्सेसर कॉम्प्लेक्स। प्रिकर्सर कॉम्प्लेक्स से हमें सक्सेसर कॉम्प्लेक्स बनाना है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर, यानी कि प्रिकर्सर कॉम्प्लेक्स जो होता है वो केवल टच करने वाली स्टेट होती है और इसके बाद जब इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो जाता है तो उसके बाद जो हमारा कॉम्प्लेक्स बनता है उसे बोलते हैं सक्सेसर कॉम्प्लेक्स। तो देखो यहां से अब इस जो ये टच हो रहा है ना, इसके थ्रू यहां पर जो ये फेरस है +2 वाला फेरस, ये इलेक्ट्रॉन देगा, एक इलेक्ट्रॉन देगा, इस Fe3+ को देगा एक इलेक्ट्रॉन। अब एक इलेक्ट्रॉन देगा तो यहां पर हमें सक्सेसर कॉम्प्लेक्स में देखने को मिलेगा, जिसको हमने लेबल कर रखा था, अब वो +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट में था, ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ठीक है, तो ये है सक्सेसर कॉम्प्लेक्स। वहां पर हमने अच्छे से समझा था प्रिकर्सर सक्सेसर क्या होता है। ठीक है, थर्ड हमारी लास्ट स्टेप है डिसोसिएशन ऑफ सक्सेसर कॉम्प्लेक्स। ये जो सक्सेसर कॉम्प्लेक्स बना है अब इसे तोड़ना है हमें। किस तरीके से तोड़ेंगे, ये दोनों जो कॉम्प्लेक्स हैं ये अलग हो जाएंगे आराम से, इनको ये जहां से टच कर रहे थे वहां से अलग हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अब इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो चुका, अब इसे अलग कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जिसको हमने लेबल कर रखा था अब इसके पास 2+ आ चुका है, यानी कि ये 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में है। पहले किस में था, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, अब किस में है, +2 या फिर 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में। ठीक है, तो इस तरीके से आउटर स्पेयर मैकेनिज्म में रिएक्शन होती है। इसमें कोई भी ब्रिज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स नहीं बनता है, दोनों इनर्ट कॉम्प्लेक्स होते हैं जो रिएक्ट करते हैं। अगर हमारे पास दोनों इनर्ट कॉम्प्लेक्स है तो रिएक्शन आउटर स्पेयर मैकेनिज्म के थ्रू जाएगी। अगर हमारे पास कोई भी ब्रिजिंग लिगेंड भी है, देखो पहली चीज आपको क्या देखनी है, इनर्ट है या फिर लेबाइल। अगर उनमें से एक भी हमारे पास लेबाइल है तो हमें पता है आउटर स्पेयर के थ्रू नहीं जाएगी, इनर स्पेयर के थ्रू मैकेनिज्म में प्रोसीड होगी। लेकिन अगर आपके पास दोनों इनर्ट है, दोनों कॉम्प्लेक्स इनर्ट है तो आउटर स्पेयर मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन जाएगी। और इनर्ट कैसे हैं और लेबाइल कैसे होंगे, इनर्ट कैसे होंगे, इन सारी चीजों के बारे में हमने इनर स्पेयर मैकेनिज्म में देख चुके हैं। कौन से हमारे पास कॉम्प्लेक्सेस इनर्ट होंगे, कौन से लेबाइल होंगे, और इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो और बना दूंगा जिसमें मैं अच्छे से बता दूंगा कि लेबाइल कौन से कॉम्प्लेक्सेस होते हैं और इनर्ट कौन से कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। लेकिन अगर आपको रफली जानना है तो आपको इससे ना बहुत कुछ आइडिया लग जाएगा कि कौन से ग्रुप, कौन से कॉम्प्लेक्सेस लेबाइल होते हैं और कौन से इनर्ट होते हैं। अगर आप मेरी पिछली वीडियो देख लेते हो इनर स्फीयर मैकेनिज्म की तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से इनर्ट और कौन से लेबाइल होते हैं। ठीक है, तो अगली चीज क्या है, फॉर्मेशन ऑफ प्रिकर्सर कॉम्प्लेक्स एंड डिसोसिएशन ऑफ सक्सेसर कॉम्प्लेक्स आर फास्ट। यानी कि जो हमारी स्टेप होती हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रिकर्सर कॉम्प्लेक्स, एक तो फॉर्मेशन यानी कि इसका बनना, ये जो प्रिकर्सर कॉम्प्लेक्स है इसका बनना, और डिसोसिएशन ऑफ सक्सेसर कॉम्प्लेक्स इसका टूटना, ये दो हमारे पास स्टेप होती हैं जो कि फास्ट होती हैं। और जो हमारी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर वाली स्टेप है ये हमारी स्लो होती है एज कंपेयर टू इसके और इसके। ठीक है, ये दोनों स्टेप हमारी फास्ट होती हैं और ये हमारी स्टेप स्लो होती है। अगली चीज
चीज देखो, अगली चीज हमारी है द एनर्जी चेंज कैन बी एक्सप्रेस बाय फॉलोइंग डायग्राम। देखो इसमें ना एनर्जी चेंज को हम शो कर सकते हैं इस तरीके से। हमारा रिएक्टेंट है, ये दोनों मॉलिक्यूल है हमारे, सॉरी कॉम्प्लेक्सेस है, ये दोनों रिएक्ट करेंगे। सबसे पहले क्या बनाएंगे, प्रिकर्सर कॉम्प्लेक्स। देखो प्रिकर्सर कॉम्प्लेक्स हमारा बन चुका है। इसे हम ट्रांजिशन स्टेट, ये भी ट्रांजिशन स्टेट है, लेकिन हमारी मेन ट्रांजिशन स्टेट ये है। तो देखो यहाँ पर इस तरीके से ये जा रहा है, इसे थोड़ी स्टेबिलिटी मिली है, लेकिन इसकी स्टेबिलिटी इससे कम होगी, ये ज़्यादा स्टेबल होगा। सक्सेसर कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए, क्योंकि यार ज़्यादा स्टेबल होगा तभी तो बनेगा, क्योंकि हर एक रिएक्शन को स्टेबिलिटी चाहिए। अगर इसकी स्टेबिलिटी इससे ज़्यादा है तो भाई साहब नहीं बनेगा, सक्सेसर कॉम्प्लेक्स इजीली नहीं बनेगा। अगर बनेगा तो भी उसकी रेट ऑफ रिएक्शन बहुत कम होगी। जितनी ज़्यादा इसकी स्टेबिलिटी होगी, जितनी ज़्यादा प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी होगी, उतनी ही हमारी रेट ऑफ रिएक्शन होगी, उतनी फास्ट रिएक्शन की रेट होगी। ठीक है, तो प्रिकर्सर कॉम्प्लेक्स यहाँ पर बन चुका है। अब इसकी ट्रांजिशन स्टेट और सक्सेसर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, प्रिकर्सर कॉम्प्लेक्स हमारे पास देखो, हमारे पास दो इंटरमीडिएट देखने को मिल रहे हैं। एक तो प्रिकर्सर कॉम्प्लेक्स, ये जो प्रिकर्सर कॉम्प्लेक्स है ये भी हमारा इंटरमीडिएट है, और सक्सेसर कॉम्प्लेक्स जो बना है ये भी हमारा इंटरमीडिएट है। ठीक है, अगर हमारे पास दो इंटरमीडिएट बनते हैं तो हमारे पास 3 ट्रांजिशन स्टेट बनती है। देखो यहाँ पर दो इंटरमीडिएट, तो 1 2 3 हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट बन रही है। ठीक है, इस तरीके से इसे शो कर सकते हैं। इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ये है। और अगली चीज है फैक्टर अफेक्टिंग आउटर स्फीयर मैकेनिज्म, यानी कि कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारी आउटर स्फीयर मैकेनिज्म को इफेक्ट करती हैं या फिर उसकी रेट ऑफ रिएक्शन को घटाती हैं या बढ़ाती हैं। फर्स्ट है द इफेक्ट ऑफ सोलवेंट है, यानी कि सोलवेंट जो होता है जैसे पानी है वो किस तरीके से बिहेव करता है, किस तरीके से हमारी रेट पर इफेक्ट डालता है, किस तरीके से रेट पर इफेक्ट डालता है। मोर इज इंटरेक्ट विद सोलवेंट डिफिकल्ट इज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। अगर हमारा सोलवेंट जो है वो कॉम्प्लेक्स के साथ ज्यादा अट्रैक्शन में रहेगा, यानी कि जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड बना ले, अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है उस कंडीशन में देखो ये जो है हमारे कॉम्प्लेक्स हैं, दोनों कॉम्प्लेक्स, अब इसमें हमने सोलवेंट में इसे डाल दिया है। अब सोलवेंट में डालते ही ये दोनों कॉम्प्लेक्स चारों तरफ से H2O के मॉलिक्यूल इसे घेर लेते हैं। अगर H2O के मॉलिक्यूल घेरने के बाद इसका H2O के तरफ ज्यादा अट्रैक्शन होता है, यानी कि H2O मॉलिक्यूल्स को ये ज्यादा अट्रैक्ट करता है कॉम्प्लेक्स, उस कंडीशन में हमारी रेट ऑफ रिएक्शन घटेगी। क्योंकि यार देखो इस कॉम्प्लेक्स को चारों तरफ H2O के मॉलिक्यूल आ चुके हैं और H2O को इसने टाइटली बाउंड कर रखा है, यानी कि इसके साथ इसने हाइड्रोजन बॉन्ड बना रखे हैं। तो इसके पास वो जो हमारा दूसरा कॉम्प्लेक्स है जो इसके साथ इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर करने के लिए आएगा, हमारी रिएक्शन को कंडक्ट कराने के लिए आएगा, वो आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि इसके पास चारों तरफ H2O के मॉलिक्यूल इसे घेर लेते हैं। इससे क्या होगा, अगर हमारे सोलवेंट मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स के साथ ज्यादा बाउंड करता है या फिर ज्यादा अट्रैक्शन दिखाता है तो उस कंडीशन में हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो है उसकी रेट घट जाती है, रिजल्टिंग डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। इससे डिक्रीज होगी, सिंपल बात है यार। कॉम्प्लेक्स के चारों तरफ जितने भी H2O के मॉलिक्यूल हैं वो अगर ज्यादा अट्रैक्शन फील करेंगे, ज्यादा अट्रैक्शन में रहेंगे, उस कंडीशन में हमारा दूसरा कॉम्प्लेक्स आ ही नहीं पाएगा ताकि हमारी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सके, आउटर मैकेनिज्म हम प्रोसीड करा सकें। ठीक है, तो इस तरीके से सोलवेंट हमारा रेट ऑफ रिएक्शन पर इफेक्ट पड़ता है। दो सोलवेंट विच इज इंटरेक्ट स्ट्रॉन्गली विद कॉम्प्लेक्सेस विल डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। वे कॉम्प्लेक्सेस, वे सोलवेंट्स जो हमारे कॉम्प्लेक्सेस के साथ ज्यादा अट्रैक्शन दिखाते हैं, ज्यादा स्ट्रॉन्गली उसके साथ बाउंड करते हैं, वे हमारी रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करते हैं। सिंपल है, जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा सोलवेंट का हमारे कॉम्प्लेक्स की तरफ, उतनी हमारी रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज करेगी, क्योंकि दूसरा जो कॉम्प्लेक्स है वो नहीं आ पाएगा ताकि हमारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सके। ठीक है, अगली चीज हमारा सेकंड जो है हमारा इफेक्ट वो है एनर्जी रिक्वायर फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉन्ड है, यानी कि इसमें एनर्जी भी रिक्वायर्ड होती है। देखो हमारे जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है ना, इसके लिए हमारे पास जो दो कॉम्प्लेक्स है, इन दो कॉम्प्लेक्सेस में मेटल और लिगेंड की जो बॉन्ड लेंथ है वो भी लगभग बराबर ही होनी चाहिए ताकि हम इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर करा सके, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कराने के लिए रिक्वायरमेंट होती है। तो देखो मेटल लिगेंड बॉन्ड लेंथ विल बी चेंज व्हेन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल चेंज, यानी कि अगर सोचे देखो यार, अगर हमारा न्यूक्लियस है इस पर प्लस चार्ज है और दूसरा न्यूक्लियस है इस पर +2 चार्ज है, तो कौन ज्यादा अट्रैक्शन लगाएगा? +2 वाला।
जिस पर ज्यादा चार्ज होगा वो ज्यादा अट्रैक्शन लगाएगा, क्योंकि जेड इफेक्ट बढ़ेगा। सिंपल है, इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहे हैं तो जेड इफेक्ट यानी कि न्यूक्लियस के खींचने की पावर बढ़ेगी। उस कंडीशन में क्या होगा, जो हमारे मेटल जो है और लिगेंड जो है इसकी बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करेगी। यानी कि हमारे पास दो दो कॉम्प्लेक्स हैं, एक में +2 है फेरस, एक में फेरस +3 है, तो इसमें फेरस और साइनाइड की जो बॉन्ड लेंथ है वो इसके कंपैरिजन में कम होगी। यानी कि इसकी बॉन्ड लेंथ, फेरस और साइनाइड की बॉन्ड लेंथ कम होगी और इसमें फेरस साइनाइड की बॉन्ड लेंथ इसके कंपैरिजन में थोड़ी ज्यादा होगी, लंबा होगा बॉन्ड। ठीक है, तो अब ये किस तरीके से इफेक्ट करती है वो देखते हैं। बट बिफोर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कॉम्प्लेक्सेस चेंज देयर एमएल बॉन्ड लेंथ। तो अब हमारे जो मेटल लिगेंड बॉन्ड लेंथ है उसको चेंज करता है कॉम्प्लेक्सेस। क्यों करता है, बिकॉज फॉर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एमएल यानी कि मेटल लिगेंड बॉन्ड लेंथ फॉर बोथ कॉम्प्लेक्सेस शुड बी इक्वल इन ट्रांजिशन स्टेट। यानी कि ये रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने के लिए कि हमारे दोनों कॉम्प्लेक्सेस हैं इनमें मेटल लिगेंड बॉन्ड लेंथ जो है वो लगभग इक्वल होनी चाहिए, यानी कि उनमें गैप नहीं होना चाहिए। अगर गैप होगा तो इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर नहीं हो पाएगा इन ट्रांजिशन स्टेट। इसलिए जो इन ट्रांजिशन स्टेट विच मेक द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पॉसिबल, यानी कि जो हमारी ट्रांजिशन स्टेट बनती है ना, दो कॉम्प्लेक्स लेते हैं, रिएक्ट करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, लेकिन वो दो रिएक्ट कर रहे हैं ना, रिएक्ट डायरेक्ट प्रोडक्ट में नहीं बदल रहे। वो रिएक्ट करने के बाद उसके बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट आती है। उस ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है, दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्सेस हैं उनकी मेटल लिगेंड बॉन्ड लेंथ जो है ना वो इक्वल हो जाती है, ताकि हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सके। क्योंकि ये कंडीशन है, अब कंडीशन है तो है, कंडीशन ये है कि हमारे इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कराने के लिए हमारी मेटल लिगेंड बॉन्ड लेंथ जो है वो इक्वल होनी चाहिए। तो देखो इसे हम एग्जांपल से समझ सकते हैं, ये है ना, तो देखो फेरस, यहाँ पर फेरस 3, ठीक है। अब 3 के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है ये, यानी कि ये जो बॉन्ड है, ये सारे जो बॉन्ड है, इन सारे बॉन्ड्स की बात कर रहा हूं, इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो है 2.05 ms स्टोन। और हमारा जो फेरस 2 वाला फेरस है इसकी और ऑक्सीजन की जो बॉन्ड लेंथ है वो लंबी है, वो है 2.21 ms स्टोन। तो यानी कि हमारा जो फेरस सेकंड वाला जो है वो लिगेंड के साथ ज्यादा डिस्टेंस पर है, यानी कि उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है एज कंपेयर टू फेरस 3 के। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जब ये दोनों एक दूसरे के पास आएंगे तो जब तक इनके अंदर जो मेटल लिगेंड बॉन्ड लेंथ है वो इक्वल नहीं हो जाती है तब तक इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर नहीं हो सकता है। इसलिए दोनों आएंगे पास में और एक ट्रांजिशन स्टेट हमें देखने को मिलती है जिसमें मेटल लिगेंड बॉन्ड लेंथ जो है वो इक्वल हो जाती है। दोनों कॉम्प्लेक्सेस की मेटल लिगेंड बॉन्ड लेंथ जो है वो इक्वल हो जाती है ताकि इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो सके। अब इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होते ही हमारा प्रोडक्ट बन जाता है। देखो इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो गया और फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें हमारी जो बॉन्ड लेंथ है वो भी चेंज हो जाएगी। क्योंकि देखो यहाँ पर जो हमारा ये था स्टार जिस पर लगाया था ये फेरस +3 में था, यहाँ पर जिस पर स्टार है वो +2 में है, यानी कि इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो ज़्यादा है, इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो कम है। अब इसको कम बॉन्ड लेंथ को ज़्यादा करने के लिए बीच में क्या आएगी, ट्रांजिशन स्टेट, ताकि ये दोनों के दोनों मॉलिक्यूल हैं, ये दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्स है, ये अपनी मेटल लिगेंड बॉन्ड लेंथ को है ना चेंज कर सके। तो देखो यार हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स है, एक कॉम्प्लेक्स में मेटल लिगेंड बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है और जिसमें ज्यादा है वो अब कम करने वाला है, यानी कि प्रोडक्ट बनाएगा तो उसमें मेटल लिगेंड बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी जिसमें ज्यादा बॉन्ड लेंथ है, और जिसमें कम बॉन्ड लेंथ है जिसकी बॉन्ड लेंथ कम है उसकी ज्यादा हो जाएगी। तो इसलिए इनकी सोच के देखो यार, इन दोनों की दोनों जब रिएक्ट करेंगे तो इनकी जो ट्रांजिशन स्टेट है इसमें क्या आएगा, एक ऐसी कंडीशन आएगी जिसमें जिसकी मेटल लिगेंड बॉन्ड लेंथ कम है उसकी थोड़ी सी ऊपर हो जाएगी और जिसकी ज्यादा है वो थोड़ी सी डाउन कर लेगा। यानी कि एक ऐसी स्टेट आएगी हमारे पास जिसमें दोनों के दोनों जो कॉम्प्लेक्स रिएक्ट कर रहे हैं उनकी बॉन्ड लेंथ हमें लगभग सेम देखने को मिलेगी, क्योंकि रिएक्टेंट में एक जिसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है वो लास्ट में प्रोडक्ट में उसकी बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, और जिसकी बॉन्ड लेंथ हमारे रिएक्टेंट में कम है उसकी बॉन्ड लेंथ लास्ट में प्रोडक्ट जब बनेगा वो बढ़ जाएगी। तो एक ऐसी बीच में एक ऐसी स्टेप आएगी जिसमें बॉन्ड लेंथ दोनों की लगभग सेम हो जाएगी, और जब बॉन्ड लेंथ लगभग सेम हो जाएगी तभी हमारे पास इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होगा। तो ठीक है,
इस तरीके से हमारी बॉन्ड लेंथ हमारी रेट ऑफ रिएक्शन को भी इफेक्ट करती है। तो ये था हमारा आउटर स्पेयर मैकेनिज्म के बारे में वीडियो। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको ये सारी चीज़ें लिखनी है और ये सारी चीज़ें सफिशिएंट है। तो देखो यहाँ पर देखो Fe जो है ये H2O को घेर करके रखता है, यहाँ पर Fe H2O को घेर करके रखता है। ये मैं सोलवेंट इफेक्ट की बात कर रहा हूँ। सोलवेंट इफेक्ट में चारों तरफ H2O के मॉलिक्यूल आ चुके हैं। यहाँ पर देखो ऐसी स्टेट आएगी जिसमें दोनों जब कॉम्प्लेक्स है ये एक दूसरे के पास आएंगे तो इसके बीच में H2O के मॉलिक्यूल आ जाएंगे। अगर इस कॉम्प्लेक्स में H2O की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, ये कॉम्प्लेक्स ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है H2O को, तो उस कंडीशन में ये हमारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने में उसकी रेट को घटा देंगे, यानी कि ईजीली हमारे इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर नहीं होने देंगे अगर ये अट्रैक्शन ज़्यादा फील करते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स की तरफ। ठीक है, तो सॉल्वेंट इफेक्ट इस तरीके से वर्क करता है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास फेरस जो 2+ वाला था इसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, यहाँ पर फेरस जो हमारा 3+ है इसकी बॉन्ड लेंथ कम है। तो ये हमारी देखो यहाँ पर एक ऐसी कंडीशन आएगी कि ये धीरे धीरे बढ़ेगा और बढ़ करके यहाँ पर पहुँचेगा। देखो प्रोडक्ट में हमारी ये जो है 3+ वाला ये बनाता है, यानी कि एक ऐसी कंडीशन आएगी जिसमें ये थोड़ा सा बढ़ा लेगा और एक ऐसी कंडीशन आएगी जिसमें जिसकी जो बढ़ रही है ये बॉन्ड लेंथ ये प्रोडक्ट में घटेगी, तो एक ऐसी स्टेप आएगी जहाँ पर ये थोड़ा कम कर लेगा और यहाँ पर हमें दोनों के दोनों इक्वल बॉन्ड लेंथ में देखने को मिलते हैं। तो ये इसकी ट्रांजिशन स्टेट थी, फाइनली ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये थी हमारी आउटर स्पेयर की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद।